ओके सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं ओके सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं आप सभी के लिए माइक्रोवेव का वीडियोस ला रहा हूँ जो कि डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस लाइक इसरो, बार्क, DRDO, समीर के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो हम पहला वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम एक्टिव माइक्रोवेव सर्किट से स्टार्ट करते हैं और इसमें हम पहला लेक्चर जो हम पढ़ने वाले हैं वो है पावर गेन के कॉन्सेप्ट के बारे में। ओके, और पावर गेन का जो कॉन्सेप्ट है वो रिलेटेड है कॉन्सेप्ट ऑफ पावर ट्रांसफ़र से। ओके, सो इस चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस लेक्चर इज़ we will learn about पावर ट्रांसफ़र इन अ सिस्टम। पावर ट्रांसफ़र का जो कॉन्सेप्ट होता है एक सिस्टम में, उसके बारे में हम समझेंगे। फिर हम अंतर समझेंगे अवेलेबल पावर में, डिलीवर्ड पावर में एंड डिसिपेटेड पावर में। अवेलेबल पावर क्या होता है, डिलीवर्ड पावर क्या होता है और डिसिपेटेड पावर क्या होता है। जब हम पावर ट्रांसफ़र इन अ सिस्टम पढ़ लेंगे, जब हम डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट पावर्स, अवेलेबल पावर, डिलीवर्ड पावर एंड डिसिपेटेड पावर पढ़ लेंगे, तब हम पावर गेन के डेफिनेशन को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पावर ट्रांसफ़र इन अ सिस्टम से। मान लेते हैं कि कोई भी एक जेनरिक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, हम मानते हैं, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम कुछ भी हो सकता है कि वो एक RF एम्पलीफायर हो सकता है कि वो एक मिक्सर हो, ठीक है। अब हम पावर ट्रांसफ़र इन अ सिस्टम से क्या समझते हैं इसके बारे में समझेंगे। तो हम यहाँ पर एक ब्लैक बॉक्स ऑफ अ सिस्टम को हमने रिप्रेजेंट किया है। मतलब एक सिस्टम है, उसको हमने ब्लैक बॉक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। अब अगर आप किसी सिस्टम को ब्लैक बॉक्स के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, देन उस समय हम ये नहीं सोचते हैं कि उस सिस्टम के अंदर क्या है। वी आर ओनली कंसर्न्ड अबाउट द टर्मिनल कैरेक्टरिस्टिक्स of the system. Like in this case, we are concerned about the input impedance of the system and the output impedance Z0 of the system. Okay, now this system will be excited by some source which has voltage Vs, and the source will also have some impedance Zs, and then the output of this system will also be connected to some load which is represented by ZL. Okay, so the system is excited by a source and the system drives the load. Okay, so this is the black box approach of the system. Now we will learn about different types of power which are defined in case of power transfer in a system. Okay, so the first thing we are going to discuss is that
व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मैचिंग। मैचिंग का क्या इम्पोर्टेंस है? सो द इम्पोर्टेंस ऑफ मैचिंग इज़ द फ्रूटफुल यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल पावर और द फ्रूटफुल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अवेलेबल पावर। कैसे, इसके बारे में हम आने वाले वीडियोज़ में समझेंगे। सबसे पहले हम डिफ़ाइन करते हैं अवेलेबल पावर को। अवेलेबल पावर को कैसे डिफ़ाइन करते हैं? सो अवेलेबल पावर फ्रॉम अ सोर्स, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल P सबस्क्रिप्ट AB से। अवेलेबल पावर, जिसको हम समटाइम्स इनपुट पावर भी कहते हैं, कैसे डिफ़ाइन होता है? अवेलेबल पावर वो सिग्नल पावर होता है जो कि सोर्स प्रोवाइड कर सकता है अगर हम एक कॉन्जुगेटली मैच्ड लोड सोर्स के आउटपुट में लगाएं। मीन्स सिग्नल पावर दैट वुड बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ सोर्स Vs when a conjugately matched load is connected to the output of the source. ओके, इस चीज़ को समझने के लिए हम क्या करते हैं कि हम एक सोर्स लेते हैं जिसका इनपुट इम्पीडेंस और सोर्स रेजिस्टेंस जो है वो RS है। हम कॉम्प्लेक्स से हट करके अभी सिंपल रेजिस्टिव सोर्स इम्पीडेंस कंसिडर करते हैं, एंड देन it is connected to some load Ri. So the maximum power will be transferred to Ri only when Ri is matched to Rs, that is Ri is equal to Rs. So इस केस में मैक्सिमम पावर जो अवेलेबल होगा वो क्या होगा? Vs² 4 Rs। ओके, ये हम सब जानते हैं फ्रॉम मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम से। ओके, so this available power is basically the maximum power। जो available power क्या होता है? जो maximum power available होता है सोर्स से, which we can deliver, which is available to be delivered to the system, जो कि available है सोर्स के द्वारा सिस्टम को डिलीवर होने के लिए। ओके, नाउ जब हम ये समझ गए कि अवेलेबल पावर क्या होता है, तो अवेलेबल पावर का मतलब ये हुआ कि कितना मैक्सिमम पावर सोर्स प्रोवाइड कर सकता है जब हम एक कॉन्जुगेटली मैच्ड लोड को सोर्स के साथ के आउटपुट में कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, नाउ जो क्वेश्चन है वो ये है कि ओके, हमारे पास इतना सारा अवेलेबल पावर है। नाउ ये जो अवेलेबल पावर है उसमें से कितना सारा, हाउ मच ऑफ द अवेलेबल पावर आर वी गोइंग टू डिलीवर टू द सिस्टम, और हाउ मच ऑफ द अवेलेबल पावर द सिस्टम इज गोइंग टू एब्जॉर्ब। ओके, सो दैट डिपेंड्स अपॉन कोई सिस्टम कितना अवेलेबल पावर को एब्जॉर्ब करेगा, वो डिपेंड करता है कि सिस्टम का इनपुट इम्पीडेंस कितना है। ओके, फॉर एग्जांपल पिछले केस में ही अगर हम इनपुट वोल्टेज को कैलकुलेट करें, मीन्स Ri रेजिस्टेंस के क्रॉस अगर वोल्टेज को कैलकुलेट करें तो वो कितना होगा? Ri plus Rs times source voltage from voltage division rule. Okay, so what will be the delivered power to the Ri resistance? It will be Ri upon Ri plus Rs square times Vs square। यहाँ से साफ पता लग रहा है कि जो डिलीवर्ड पावर होता है वो अवेलेबल पावर जो है सोर्स के द्वारा उससे कम होगा। मैक्स टू मैक्स वो बराबर हो सकता है। कब बराबर होगा? जब Ri बराबर होगा Rs के, जब एक कॉन्जुगेटली मैच्ड लोड आउटपुट में कनेक्टेड होगा सोर्स के, राइट। अब हम इस चीज़ को एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है।
क्या है, मान लो नाउ दिस इज द स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एम्पलीफायर। इस तरीके से हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एम्पलीफायर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम एम्पलीफायर को रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ दिस एम्पलीफायर इज being driven by a source having source voltage 10 volt and the source resistance Ri equals to 50 ohm। हमें रिप्रेजेंटेशंस पे नहीं जाना है, हमें किस पे जाना है, अगर कोई सोर्स के साथ कोई रेजिस्टेंस कनेक्टेड है तो वो सोर्स रेजिस्टेंस होगा। एंड आर इनपुट इज़ द रेजिस्टेंस, इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ द एम्पलीफायर। ओके, अब अगर हम इस सर्किट में और इस सिस्टम में अगर हम बात करें कि अवेलेबल पावर सोर्स के द्वारा कितना है, तो हमें ये कंसीडर करना है कि सोर्स जो है वो कॉन्जुगेटली मैच्ड है आउटपुट में, इसके आउटपुट में। मतलब हमारे पास सोर्स में जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है सोर्स के आउटपुट में, वो कॉन्जुगेटली मैच्ड है सोर्स के इम्पीडेंस से या रेजिस्टेंस से। तो चूँकि इनपुट रेजिस्टेंस 50 ओम है सोर्स का, सोर्स रेजिस्टेंस, तो हम इसको टर्मिनेट करेंगे 50 ओम से। उस केस में जो मैक्सिमम पावर अवेलेबल होगा ट्रांसफ़र के लिए वो कितना होगा, Vs²/4I1। Ri मीन्स 0.5 वाट। ओके, नाउ इसमें से कितना पावर डिलीवर्ड होगा एम्पलीफायर को, या एम्पलीफायर कितना पावर एब्जॉर्ब करेगा इस अवेलेबल 0.5 वाट पावर में से, वो डिपेंड करता है एम्पलीफायर का इनपुट रेजिस्टेंस कितना है। तो एम्पलीफायर का इनपुट रेजिस्टेंस कितना होगा, R इनपुट अपॉन R इनपुट Ri। ये क्या है, Ri रिप्रेजेंट कर रहा है सोर्स रेजिस्टेंस R S को, ठीक है, प्लस R इनपुट होल स्क्वायर टाइम्स Vs²। अब आप Vs का वैल्यू रखिए, होता है 100 टाइम्स R इनपुट अपॉन R इनपुट प्लस 50, जो कि सोर्स रेजिस्टेंस है का होल स्क्वायर। नाउ यहाँ पे साफ पता लग रहा है कि जो डिलीवर्ड पावर है वो डिपेंड कर रहा है इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ द एम्पलीफायर के। तो अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करें, अगर हम एक प्रोफाइल प्लॉट करें पावर वर्सेस इनपुट इम्पीडेंस का, तो हमें क्या मिलता है, हम देखते हैं कि अवेलेबल पावर जो है कांस्टेंट है। अवेलेबल पावर जो सोर्स के साथ है वो चेंज नहीं हो रहा है, वो 0.5 वाट ही है। नाउ जो डिलीवर्ड पावर है वो डिपेंड कर रहा है इनपुट पावर पे, इनपुट रेजिस्टेंस पे। तो अगर इनपुट रेजिस्टेंस बहुत कम है, ठीक है, तो ये ओरिजिन से स्टार्ट होगा, तो नो पावर विल बी टेकन। नाउ जैसे जैसे इनपुट रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो जो पावर absorbed by the system will also increase and a stage will come where इनपुट रेजिस्टेंस जो है वो सोर्स रेजिस्टेंस Rs, जो कि यहाँ पे 50 ओम है, के बराबर हो जाएगा। एट दैट टाइम ऑल द अवेलेबल पावर विल बी टेकन और एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम। नाउ इफ़ वी फर्दर इंक्रीज द इनपुट रेजिस्टेंस, अगर हम फिर से इनपुट रेजिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं तब फिर क्या होगा, जो पावर डिलीवर्ड है, पावर डिलीवर्ड विल अगेन स्टार्ट रिड्यूसिंग। ओके, सो दिस पॉइंट इज़ वेरी क्रूशियल, दिस पॉइंट इज़ द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पावर डिलीवरी। ओके, सो इसको हम पावर मैच पॉइंट कहते हैं कि इस पॉइंट पे सिस्टम जो है सारा अवेलेबल पावर को एब्जॉर्ब कर ले रहा है। नाउ अब हमने पावर अवेलेबल के बारे में पढ़ा, या अवेलेबल पावर क्या होता है के बारे में पढ़ा, हमने पावर डिलीवर्ड के बारे में पढ़ा। अब हम समझते हैं कि पावर डेसिपेटेड क्या होता है। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पावर डिलीवर्ड एंड पावर डेसिपेटेड, राइट। अब इस चीज़ को समझने के लिए हम फिर से प्रीवियस एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, जहाँ पे हमारे पास एक सोर्स है which is exciting an amplifier जिसका इनपुट इम्पीडेंस अभी 50 ओम है। नाउ सोर्स है कनेक्टेड है एम्पलीफायर से,
नाउ दैट एम्पलीफायर सोर्स कनेक्टेड है एम्पलीफायर से, सो एम्पलीफायर से कनेक्टेड होगा, उसके लिए हमें कुछ बायर्स या कुछ एक्सटर्नल कनेक्शंस की ज़रूरत होगी. Now, most of the time, those external connections are made up of copper or similar type of conducting materials, which can be modeled as resistance. Okay, so suppose जो connections हैं between the generator and amplifier, उसको हम 1 ohm के resistance से मॉडल किए हैं. So that is depicted here. अब अगर हम बात करें कि what is the available power, so the available power is the maximum power that a source can provide when the source is matched conjugately. ओके, सो इस केस में अवेलेबल पावर फिर से वही होगा V²/4RS, जहाँ पे जो कि होगा 0.5 वॉट. फिर अगर हम डिलीवर्ड पावर की बात करें तो डिलीवर्ड पावर वो पावर है दैट अ सिस्टम इज गोइंग टू एब्जॉर्ब. ओके, सो कितना पावर 50 ओम और इनपुट इम्पिडेंस ऑफ द एम्पलीफायर विल टेक, it is equals to V²RL, which is 50 ohm upon RS plus RL plus R series. This is R series. R series is 1 ohm. Okay, so it comes out to be 0.49 watt, right? Then what is power dissipated? Power dissipated वो पावर है जो कि 1 ohm रजिस्टर एब्जॉर्ब करेगा, राइट. सो 1 ओम रजिस्टर कितना पावर एब्जॉर्ब करेगा, I² टाइम्स R सीरीज. सो इट इज इक्वल्स टू 10/101 स्क्वायर विच इज गोइंग टू बी करंट टाइम्स रेजिस्टेंस वैल्यू विच इज 1, विच इज 10 मिली वॉट, राइट. नाउ अगर हम बात करें कि जो अवेलेबल पावर है उसका एक हिस्सा, हमारे पास 3 तरीके के पावर थे, अवेलेबल पावर, डिलीवर्ड पावर एंड डेसिपेटेड पावर. सो जो अवेलेबल पावर है उसका एक हिस्सा डिलीवर्ड हो रहा है और दूसरा हिस्सा क्या हो रहा है, डेसिपेटेड हो रहा है. सो वर्ड प्रॉब्लम में ये बहुत यूजफुल है कि जो अवेलेबल पावर है वो डिलीवर्ड पावर प्लस डेसिपेटेड पावर के इक्वल होता है, राइट. अब अगर हम, बिकॉज हम माइक्रोवेव्स पढ़ रहे हैं तो हम डिस्ट्रीब्यूटेड फेनोमेना के बारे में पढ़ेंगे. अब अगर हम पावर ट्रांसफ़र यूजिंग वेव्स पढ़ें तो इस केस में क्या होगा, हमारे पास ये सोर्स है और ये हमारे पास लोड है, राइट. सो the forward traveling power wave which is represented by AP, वो कितना होगा 1/2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ RS V प्लस ZSI. ओके, नाउ अगर आप किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाते हैं तो आपको पता लगेगा कि V कितना है, ES माइनस ZS टाइम्स I करंट के बराबर है. सो VS प्लस ZSI को आप ES से, सोर्स वोल्टेज से रिप्लेस कर सकते हैं. तो जो फॉरवर्ड ट्रैवलिंग वेव है उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा, ES सोर्स वोल्टेज सोर्स डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ RS, वेयर RS क्या है, रियल पार्ट ऑफ इनपुट इम्पिडेंस, रियल पार्ट ऑफ सोर्स इम्पिडेंस है. उसी तरीके से अगर हम बात करें कि बैकवर्ड ट्रैवलिंग वेव विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय BP की अगर बात करें तो वो कितना होगा, इट विल बी इक्वल्स टू 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ RS V माइनस Z कॉन्जुगेट टाइम्स I, राइट. नाउ अगर हम उसी तरीके से अगर हम अवेलेबल पावर की बात करें, अवेलेबल पावर फ्रॉम द सोर्स की बात करें तो ये क्या होगा, द फॉरवर्ड ट्रैवलिंग वेव का जो एम्पलीट्यूड है उसका स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू ES² अपॉन 4RS.
सिमिलर टू प्रीवियस केस। लेकिन अगर हम डिलीवर्ड पावर की बात करें तो डिलीवर्ड पावर क्या होगा, पावर टेकन बाय फॉरवर्ड ट्रैवलिंग वेव माइनस पावर टेकन बाय रिफ्लेक्टेड ट्रैवलिंग वेव और बैकवर्ड ट्रैवलिंग वेव। सो मॉड ए पी स्क्वायर माइनस मॉड बी पी स्क्वायर। इसको अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, मॉड ए पी स्क्वायर 1 माइनस गामा पी स्क्वायर। ओके, एंड मॉड ए पी स्क्वायर इज नथिंग बट available power available from the source or available power. Okay, so delivered power equals to P available power times 1 minus gamma P magnitude whole square. Okay, जब हम ये सारे चीज़ समझ लेते हैं तब हम डिफाइन करते हैं, आते हैं गेन पे। सो इन केस ऑफ माइक्रोवेव के केस में हम गेन, पावर गेन का जो डेफिनेशन है वो 4 तरीके से देते हैं। देयर आर 4 डेफिनेशंस ऑफ पावर गेन। 4 कौन कौन सा तरीका है पावर गेन का। सो पहला है अवेलेबल पावर गेन। अवेलेबल पावर गेन जिसको हम कैपिटल जी सबस्क्रिप्ट ए भी से रिप्रेजेंट करते हैं। अवेलेबल पावर गेन क्या है, अवेलेबल पावर गेन है कि सिस्टम के आउटपुट में कितना पावर अवेलेबल है, सिस्टम के लोड पे सिस्टम के आउटपुट में जो लोड कनेक्टेड है वो कितना पावर लिया, वो नहीं, सिस्टम के आउटपुट में कितना पावर अवेलेबल है। मीन्स व्हेन द लोड इज नॉट कनेक्टेड, when the load is not connected to the output of the system, how much power is available at the output port of the system divided by how much power is available from the source. Okay, so power available power means, available power gain means what, it is the ratio of available power at the output to the available power from the source. Okay, now when we are defining power gain in this way, that available power at the output to the available power from the source, we are essentially skipping or we are not taking into account the mismatch conditions which may arise at the input. Okay, so we are overlooking the mismatch condition at the input side of the system, that is the mismatch which may occur between the source and the system, between the excitation and the system, we are overlooking that. Okay, second thing is the delivered power gain. Now the delivered power gain is represented by Z del. Okay, and delivered power gain is the ratio of power delivered to the load which is connected to the output of the system divided by power delivered to the system, power delivered to the load divided by power delivered to the system. So power delivered to the load divided by power delivered to the input means power delivered to system. Now when we are defining the power gain in this way, then we are overlooking the mismatch which may arise at the output of the side of the system, means which may arise at the between the output of the system and the load. Okay, now the third definition is maximum power gain or G max. How is maximum power gain defined? So the maximum power gain is defined as the available power at the output of a system to the input power or delivered power to the system. Okay, and this is the optimal power transfer or the maximum gain that we may get in case of a system. Okay, so the gain for any system cannot be maximum than maximum power gain. Okay, and maximum power gain, how it is defined? The available power at the output to the input power delivered or delivered power at the input of the system. Then the most practical gain definition, the most practical power gain definition in case of microwaves are transducer, which is also known as power gain
transducer power gain, which is represented by GT. And how it is defined? The transducer power gain is defined as the gain power delivered to the load which is connected at the output of the system divided by power available from the system. Okay, power delivered to the load divided by power available to the system. Why this is the most realistic definition of power gain? The reason is because it takes into account the mismatch at both the input and the output side of the system. It is not overlooking any of the mismatch which may arise at the input side or the output side of the system, right? So in summary, अब हम समरी करते हैं जितना भी पढ़े हैं। इन समरी हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि ट्रांसफ़र ऑफ पावर, जो ट्रांसफ़र ऑफ पावर होता है फ्रॉम अ सोर्स टू अ सिस्टम, इज़ इन्फ्लुएंस्ड और डिपेंडेंट बाय इम्पीडेंस मैचिंग कंडीशन। वो इम्पीडेंस मैचिंग कंडीशंस पे डिपेंडेंट होता है। सेकेंड थिंग हमने पढ़ा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अवेलेबल पावर, डिलीवर्ड पावर एंड डेसिपेटेड पावर। ओके, तीसरा हमने पढ़ा डेफिनेशन ऑफ पावर गेन, और जो पावर गेन का जो डेफिनेशन होता है इज़ बेस्ड ऑन ट्रांसफ़र ऑफ पावर फ्रॉम सोर्स टू लोड। सोर्स से लोड पे जो ट्रांसफ़र ऑफ पावर होता है उस पे बेस्ड होता है। नाउ इस केस में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है की पॉइंट कि इन केस ऑफ माइक्रोवेव्स और इन केस ऑफ माइक्रोवेव इंजीनियरिंग it is meaningless actually to speak of gain in itself. When we talk about gain in microwave, we must also specify how we are defining that gain. Okay, you need to be precise in what you have defined by gain. Okay, so आज का हम ये वीडियो समाप्त करते हैं। ऐसे ही हम और भी वीडियोस फ्यूचर में अपलोड करते रहेंगे। थैंक यू।